हेलो फ्रेंड, नमस्कार। सावी स्टडी अड्डा इंस्टीट्यूट में आप लोगों का स्वागत है। पिछली वीडियो में आप लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़े, जिसका अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में आप लोग जाने। आज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में के बारे में जानेंगे। और एक बार मैं फिर से पुनः दोहराना चाहता हूँ, पास्ट इंडेफिनिट के पहचान के बारे में। इसको हम पहचानेंगे किस तरह से, तो सबसे पहले हम ध्यान देते हैं कि किसी भी टेंस के सेंटेंस के वाक्य में उसके अंत में जो शब्द होता है उसी से पहचान की जाती है। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ई, ए ऐसे शब्द आए, वह वाक्य भूतकाल में हो तो वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है। और उसके रूल थे कि अफर्मेटिव में किसी भी सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता था, केवल सभी सब्जेक्ट के साथ क्रिया का दूसरा रूप लिखा जाता था। और आज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। इसका तीसरा पार्ट है, तो आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके नियम होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द यदि वाक्य में पहले आए तो प्रश्नवाचक शब्द क्वेश्चन वर्ड वाक्य में पहले आए तो उसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं, उसके बदले में सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करते हैं। सहायक क्रिया डिड का हम लोग प्रयोग करते हैं। उसके बाद कर्ता यानी सब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। क्या वे बस से दिल्ली गए? इसमें क्वेश्चन वर्ड यानी क्या शब्द पहले आया है, तो इसकी अंग्रेजी नियम के अनुसार हम नहीं लिखते हैं, इसके बदले में डिड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, फिर मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और ईटीसी में वाक्य को कंप्लीट किया जाता है। तो इसके फार्मूला भी है यहाँ पर, जिसके अनुसार हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं अनुवाद में। सबसे पहले डिड, जब वाक्य में सबसे पहले आता है क्वेश्चन वर्ड, उसके लिए तो सबसे पहले डिड का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट और ईटीसी लिखकर जो भी बचता है ईटीसी में हम लोग उसको कंप्लीट कर देते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है, क्या वे बस से दिल्ली गए? क्या वे बस से दिल्ली गए? तो क्या की अंग्रेजी हम लोग नहीं लिखेंगे, इसके बदले में डिड का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद मेन वर्ब का आप लोग अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म यूज किए थे, लेकिन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। फर्स्ट फॉर्म यानी गो, इसके बाद ऑब्जेक्ट यानी टू दिल्ली बाय बस। दूसरा एग्जाम्पल है, वह कल कहाँ सोया? वह कल कहाँ सोया? Where did he sleep yesterday? इसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है, तो इसके लिए नियम नंबर 2 है, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य बीच में आने पर उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं। उसके बाद डिड का प्रयोग किया जाता है। यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं। उसके बाद सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करते हैं, फिर कर्ता यानी सब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया फार्मूले में, सबसे पहले डिड, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद डिड, फिर सब्जेक्ट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी लिखकर वाक्य को पूरा करते हैं। उसका एग्जाम्पल है, वह कल कहाँ सोया? Where did he sleep yesterday? वह यानी इसमें क्वेश्चन वर्ड
कहाँ शब्द बीच में आया है, इसलिए सबसे पहले लिखेंगे नियम के अनुसार। उसके बाद डिड, फिर सब्जेक्ट ही, उसके बाद मेन वर्ब स्लीप, इसका फर्स्ट फॉर्म है, फिर इसके बाद स्टडी। इसके बाद कुछ और भी नियम है। नियम नंबर 3 है, जब वाक्य में, इसको आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसमें ज़्यादातर फॉल्ट होता है। जब वाक्य में हाउ मैनी यानी कितने, हाउ मच, हुज, व्हिच जैसे शब्द आए तो उससे संबंधित हम लोग नाउन भी लिखते हैं। जब वाक्य में हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, व्हिच ये शब्द आए तो उससे संबंधित नाउन भी लिखा जाता है। जैसे तुमने कल कितने आम खाए, तुमने कल कितने आम खाए, तो सबसे पहले हम हाउ मैनी लिखेंगे क्योंकि हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, व्हिच ये शब्द अगर बीच में आया हो चाहे पहले आया हो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले ही लिखते हैं और उससे संबंधित नाउन का भी प्रयोग किया जाता है। हाउ मैनी मैंगोज यानी तुमने कल कितने आम खाए, इससे संबंधित नाउन क्या है, मैंगोज, आम है, कितने आम। हाउ मैनी मैंगोज डिड, क्योंकि हाउ मैनी के बाद डिड का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब, फिर ईटीसी में हम लिखकर पूरा करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल इसी से संबंधित, हाउ मच यानी कि यह बच्चा कितना दूध पिया, यह बच्चा कितना दूध पिया, कितना शब्द आया है तो पहले हम बताए हैं कि हाउ मच, हुज, व्हिच और हाउ मैनी ऐसे शब्द अगर आए तो उससे संबंधित नाउन में लिखते हैं। तो सबसे पहले हाउ मच, उसके संबंधित नाउन है मिल्क, हाउ मच मिल्क, इसके बाद डिड, फिर दिस चाइल्ड यानी सब्जेक्ट, इसके बाद मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो इसके बाद हम लोग अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। अगला नियम है, यदि वाक्य में कौन, कौन यानी हु शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं और हु के साथ डिड का प्रयोग नहीं किया जाता। हु के साथ डिड का प्रयोग नहीं करते हैं तथा क्रिया का दूसरा रूप लिखते हैं, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। एक बार फिर से, यदि वाक्य में कौन शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, उसके बदले में हु को सबसे पहले लिखते हैं, उसके साथ डिड का प्रयोग हम लोग नहीं करते और क्रिया का दूसरा रूप लिखते हैं। एक बात आप लोग ध्यान से समझ लीजिए कि जब भी हु आता है तो हु अपने साथ पॉजिटिव का ही रूल अपनाता है। पिछली वीडियो में भी हम ध्यान दिए थे इस पर कि जब भी हु आता है तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव का जो रूल होता है उसके साथ हम यूज करते हैं। जैसे कल तुम्हारे घर कौन आया, कल तुम्हारे घर कौन आया, यह एक सेंटेंस है। इसमें हु शब्द बीच में आया है, हु चाहे बीच में आए चाहे पहले आए उसको हम पहले ही लिखते हैं। हु इंग्लिश पहले लिखेंगे। इसके बाद पॉजिटिव का जो रूल होता है, पॉजिटिव में आप लोग पढ़े थे कि इसमें किसी भी सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है, केवल मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म सभी कर्ताओं के साथ यूज होता है क्रिया में। तो क्रिया है केम यानी कम का सेकंड फॉर्म केम होता है, हु सब्जेक्ट हो गया, हु के बाद केम यानी क्रिया इसका दूसरा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट और स्टार्टेड लिखकर हम वाक्य को पूरा कर दिए। अगला रूल है, जब इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस होता है तो हम नॉट को सब्जेक्ट के बाद यानी कर्ता के बाद यूज करते हैं। जैसे कल तुम मेरे घर क्यों नहीं आए, कल तुम मेरे घर क्यों नहीं आए, तो सबसे पहले हम
प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है, उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, तो वाई लिखेंगे सबसे पहले, इसके बाद डिड, फिर इसके बाद यू यानी सब्जेक्ट है आपका, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको नॉट या नेवर कभी नहीं रहेगा तो नेवर यूज करेंगे। इसके बाद क्रिया और कर्म को जोड़कर वाक्य को कंप्लीट करते हैं। एक बार पुनः नियम की तरफ, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में पहले आने पर उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, उसके बदले में डिड का प्रयोग किया जाता है और उसके बाद फिर कर्ता लिखते हैं। दूसरे नियम, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आने पर उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद सहायक क्रिया डिड का प्रयोग किया जाता है, फिर कर्ता यानी सब्जेक्ट का हम लोग प्रयोग करते हैं। और इसमें क्रिया का पहला रूप लिखा जाता है। फार्मूला में हम लोग सबसे पहले डिड, पहले नियम के अनुसार सबसे पहले डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी लिखकर वाक्य कंप्लीट करते हैं। दूसरे नियम के अनुसार सब अगर वाक्य के बीच में सब क्वेश्चन वर्ड आता है तो वाक्य के बीच में यदि क्वेश्चन वर्ड आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद डिड का प्रयोग करते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट लिखकर वाक्य कंप्लीट किया जाता है। नियम नंबर थर्ड में है, जब वाक्य में हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, व्हिच शब्द आए तो उससे संबंधित हम लोग नाउन लिखते हैं। और चौथा नियम में यदि वाक्य में कौन शब्द आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं और क्रिया का दूसरा फॉर्म यूज करते हैं। और नियम नंबर 5 में है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यदि होता है तो सबसे पहले अगर बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, और अगर पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, उसके बाद डिड का प्रयोग करते हैं, और नॉट को हमेशा हम लोग सब्जेक्ट के बाद यूज करते हैं। नॉट को सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग अनुवाद करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।